हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 दैट इज मनी एंड बैंकिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स यहाँ हम कवर करेंगे पर इन इजियर वे। इस तरह से कवर करेंगे कि सारी बातें आपको याद भी हो जाए और इंटरेस्टिंग भी लगे। बेसिकली एनसीईआरटी में सारी चीज़ें पैराग्राफ वाइज दी होती हैं, तो उसे पढ़ने में, उसे याद रखने में और उसे इंटरेस्टिंग बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो हमने टॉपिक्स वही सारे उठाए हैं बट कुछ इस तरह से ताकि वो आपको इजीली याद हो जाए। ओके। एंड अगर आप कोई रिफ्रेशर लाइक वीके ओरी और संदीप गर्ग रेफर कर रहे हैं तो आज आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। फर्स्ट इज मनी एंड सेकेंड इज बैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज मनी। नाउ मनी इज डिफाइंड एज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ एक्सचेंज करने का मतलब होता है लेन देन करना, परचेस या सेल करना। मीडियम का मतलब होता है जरिया, तो जिस चीज के थ्रू आप ये परचेस और सेल कर रहे हो। कॉमनली एक्सेप्टेड मतलब आम तौर पर जिसे एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे हम कहते हैं मनी। नाउ आम तौर पर का मतलब ये है कि इसकी कोई एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी मनी नहीं है और मुझे कोई मेडिसिन चाहिए अर्जेंटली, तो मैं मेडिकल स्टोर में अपना कोई गोल्ड गिरवी रखकर या कोई चीज गिरवी रखकर भी मैं वहां से मेडिसिन ले सकती हूँ। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट इट इज अ रेयर केस। जनरली या कॉमनली हम जिस चीज को यूज करते हैं परचेस और सेल करने के लिए उसे हम कहते हैं मनी। ना मनी की डेफिनेशन में एक ये भी बात आती है कि मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है। ना इसका मतलब क्या हुआ, लाइक हर एक चीज को ना हम ऐसे डिफाइन करते हैं। फैन क्या है, जो हवा देता है। पेन क्या है, जो लिखता है। कॉपी क्या है, जिससे हम पढ़ते हैं। बेड क्या है, जो हमें आराम देता है, एंड सो ऑन। तो हर एक चीज की डेफिनेशन वही है जो वो करता है। सिमिलरली मनी की डेफिनेशन भी वही है जो मनी करता है। और मनी क्या करता है? मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन करने का जरिया प्रोवाइड करता है। उसे स्टोर करके रखना आसान है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब चीजों की कीमत लगाने में हेल्प करता है। देन डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करना भी आसान हो जाता है अगर आपके पास मनी है। ना इन चारों का डिटेल में मतलब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द इवोल्यूशन। नाउ मनी अभी जो आज इस फॉर्म में चल रहा है वो इस फॉर्म में कैसे आया? हमेशा से हमारे पास ये गांधी जी के नोट या सिक्के नहीं थे। इससे पहले कुछ इवोल्यूशन की प्रोसेस फॉलो हुई थी और वो बनते 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 आज वो इस फॉर्म में आए हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये बार्टर सिस्टम से। तो इनिशियली हमारे पास मनी नहीं हुआ करती थी तो हम सी टू सी इकोनॉमी में थे। मतलब यहाँ पर हम कमोडिटी को दिया करते थे फॉर अनादर कमोडिटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास वीट है तो मैं आपको वो दूंगी, आप मुझे अपना राइस देंगे। तो ऐसे चलता था बार्टर सिस्टम। बट फिर हुआ क्या कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी, इकोनॉमी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने लगे। तो अब बार्टर सिस्टम के थ्रू इकोनॉमी को सर्वाइव करवा पाना काफी डिफिकल्ट हो गया। तो फिर इंट्रोड्यूस हुए गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। ना ये उस टाइम की बात है जब राजा महाराजाओं का टाइम था, जब हमारे यहाँ पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐसे राजा महाराजा रूल किया करते थे। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलाए गए और इनको यूज किया जाता था कोई भी सामान परचेस या सेल करने के लिए। बट अगेन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम पे इंडिया में जो रिच मर्चेंट्स थे या फिर जो राजा महाराजा थे वो इन सिक्कों का यूज करते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास थे, वो अभी भी बार्टर सिस्टम पे ही चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी में एक साथ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आए, पर कुछ लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट अगेन फिर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से अब इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम गोल्ड और सिल्वर को अफोर्ड कर पाए। तो फिर हमने बनाए एलॉय मेटल कॉइन्स। एलॉय मेटल कॉइन्स क्या होते हैं? जिसमें हम तीन चार मेटल्स को मिलाकर एक मेटल बनाते हैं और उससे सिक्का बनता है। तो तीन चार सस्ते मेटल को हमने मिक्स कर दिया और उस मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय, और उसी से फिर हम कॉइन्स बनाते हैं। लाइक अभी के टाइम पे आज जो आप 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का यूज करते हो उसे हम कहते हैं कि वो सिल्वर कॉइन है, पर क्या वाकई में वो चांदी है? अगर मैं उसे पिघला कर एज अ मेटल बेचने जाऊं तो क्या मुझे चांदी का भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वो एलॉय मेटल कॉइन है। ये पूरी पॉपुलेशन एक साथ यूज करती थी बिकॉज ये काफी सस्ते कॉइन्स हुआ करते थे। फिर आई पेपर करेंसी। ना पेपर करेंसी मतलब ये जो आज आप नोट्स यूज करते हैं, 500 का नोट, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ये सब क्या है? पेपर करेंसी। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुका, इसके बाद अब चलता है हमारे कंट्री में प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड।
ना आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हो, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। डेबिट कार्ड को यूज करके अगर आप पेमेंट करते हो तो ये सारी पेमेंट तुरंत आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। तो अगर मैंने डेबिट कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट करी है तो ये मेरा ही पैसा जाएगा मेरे ही बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को पेमेंट यूज करके अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इससे जब आप पेमेंट करते हो तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है फ्रॉम बैंक। तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देती है, ऐसे पूरे महीने वो पेमेंट करती रहेगी, महीने के एंड में वो आपको एक बिल भेजेगी कि पूरे महीने आपने इतने ट्रांजेक्शन किए थे, तो ये पेमेंट अलॉन्ग विद सब इंटरेस्ट आप बैंक में आकर देकर जाओ। तो ये क्या है, उधारी का पैसा है जो बैंक मुझे दे रही है, और ये मेरा खुद का पैसा है, बस मुझे पैसा कैरी नहीं करना, इसलिए मैं डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ और मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ मनी। लेकिन मनी की क्या विशेषताएं हैं, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या थे बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उन्हीं प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व किया है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। तो फर्स्ट, अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ऐसी सिस्टम जहां पे कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर अनदर कमोडिटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी टू सी इकोनॉमी। एक चीज को लिया जाता है चीज देने के बदले, तो ये क्या होता है, सी टू सी इकोनॉमी। ना उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, तो पहला इसका ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नाउ कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, और डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है दो इत्तेफाक एक साथ होना। नाउ इत्तेफाक कैसे, तो पहला इत्तेफाक तो ये होता है कि पहले आप किसको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आपको एग्जैक्टली वही चीज मिले जो आपको चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए जो सामने वाले पर्सन को चाहिए, तभी ये बार्टर सिस्टम एग्जीक्यूट हो पाएगा, वरना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या है, टू फाइंड अ पर्सन हु possess समथिंग दैट वी नीड, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसके पास वही चीज हो जो हमें चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव समथिंग दैट अदर पर्सन नीड्स, हमारे पास भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो सामने वाले पर्सन को रिक्वायर्ड है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। फिर आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था कि चीजों को अगर आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो तो उन चीजों की यूनिट अलग अलग हुआ करती थी, तो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम जाती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वीट की यूनिट है किलोग्राम, गोल्ड की यूनिट है ग्राम, तो अब हम इसे कैसे आपस में एक्सचेंज करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपको 10 किलो वीट देती हूँ, आप मुझे 10 किलो गोल्ड दे दो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे समझ में आया कि एक कमोडिटी के बदले कितनी दूसरी कमोडिटी देनी है, तो उसका मेजर निकाल पाना काफी डिफिकल्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पे अलग अलग कमोडिटीज की अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से ट्रबल क्रिएट हो जाता था, बिकॉज आप उसे एक्सचेंज करने नहीं कर सकते इजीली। इसके बाद जब मनी आया तो मनी ने क्या किया, हर एक चीज को एक कॉमन यूनिट दे दी, दैट इज मनी या रुपी। तब आप हर एक चीज को एक्सचेंज कर सकते हो, तब हर एक चीज की जो कीमत है वो लगाई जाती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो वीट को भी हम रुपीज के हेल्प से दिखा सकते हैं कि मान लो जो मेरे पास वीट है वो 5,000 रुपए का है, आपके पास जो गोल्ड है वो 50,000 रुपए का है, राइट। तो अब हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना गोल्ड देना है कितने वीट के लिए। तो यहाँ पे कॉमन यूनिट किसने दिया है, मनी ने, जो पहले नहीं हुआ करता था। एक सेकेंड, ओके। फिर आता है हमारा फ्यूचर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। नाउ बार्टर सिस्टम में ना फ्यूचर की पेमेंट्स करना काफी डिफिकल्ट था। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए 1 महीने तक काम करो, महीना खत्म होते ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, पर पेमेंट किस में करूंगी, मेरे पास क्या है, कमोडिटी है, तो वो कमोडिटी क्या आपको उतनी यूजफुल रहेगी, तब ये डाउटफुल होता था, इसलिए हम फ्यूचर की पेमेंट्स करना काफी डिफिकल्ट होता था। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो कमोडिटी है वो टमाटर है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे लिए पूरा महीना काम करो और उसके बाद मैं आपको एज ए सैलरी 5,000 किलो टमाटर दे दूंगी। नाउ 5,000 किलो टमाटर का आप करोगे क्या, क्या हो जाएगा उससे, आप क्या कर लोगे उतना, तो वो चीज आपको रिक्वायर्ड ही नहीं थी, तो इसलिए आप कभी वो सिस्टम बार्टर सिस्टम में जाओगे ही नहीं फ्यूचर की पेमेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास फर्नीचर कमोडिटी है, आप मेरे लिए पूरा साल काम करो, पूरा साल काम करने के बाद मैं आपको 10,000 चेयर्स दे दूंगी, तो वो 10,000 चेयर्स का आप करोगे ही क्या, आपकी वो यूज की नहीं है, तो जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में आप ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन मनी के आने की वजह से अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे लिए महीने में काम करो, महीने के एंड में मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगी, तो ना आप कभी नहीं सोचो कि भैया 8 लाख इतने का तो मैं करूंगा ही क्या, मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 8 लाख क्या मैं आपको 8 करोड़ भी दे दूं तो आप इजिली एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज यू नो मनी इज नीडेड एवरी टाइम, पैसा हर वक्त चाहिए होता है, तो आप कभी इसे मना नहीं करोगे। तो बार्टर सिस्टम में
फ्यूचर ट्रांजेक्शन करना काफी डिफिकल्ट थे, बिकॉज पर्सन कांट नो द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में उस चीज का यूज होगा कि नहीं होगा ये आपको पता नहीं होता, पर मनी का यूज हर बार होता है, तो इसलिए आप उसका फ्यूचर पेमेंट इजिली हो जाता है। फिर आता है स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो पहले हम बात करते हैं स्टोर करके रखना। तो कमोडिटीज को स्टोर करके रखना काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर वो कमोडिटी पेरिशेबल है या फिर वो कमोडिटी बल्की है। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कमोडिटी जो जल्दी खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, अब मैं इसको स्टोर करके लंबे टाइम तक नहीं रख सकती कि मैंने एक बार अपनी फसल उगाई, उसमें मुझे कुछ टमाटर मिले, मैंने साल भर के लिए इसको स्टोर करके रख दिया कि अब इसको यूज करके मैं सामान लेती रहूंगी। तो साल भर के लिए छोड़ो, मैं उसको हफ्ते भर के लिए भी ठीक से स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ। फिर आता है बल्कि। अगर आपका सामान कुछ ऐसा है जिसे स्टोर करने में काफी सारी जगह ऑक्यूपाई होती है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, तो उसे भी स्टोर करके रखना काफी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली हो सकता है। तो इतना सारा फर्नीचर मुझे स्टोर करना है तो मुझे तो 5 पहले गोडाउन्स लेने पड़ेंगे, तो अगेन काफी ज्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा और डिफिकल्ट भी होता है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सामान खरीदा है यहाँ से कहीं दूर किसी स्टेट से, तो अगर मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैंने सामान खरीदा है केरला से, अब मुझे पेमेंट भिजवानी है वहां पर, तो वहां अपनी कमोडिटी को ट्रांसफर कर पाना काफी डिफिकल्ट है, अगेन अगर वो कमोडिटी पेरिशेबल या बल्कि है। अगर जल्दी खराब हो जाएगी तो यहाँ से वहां भिजवाऊंगी, इन रूट ही सड़ जाएगी वो। या फिर बल्कि है तो अगर फर्नीचर भिजवा रही हूँ तो यहाँ से वहां फर्नीचर भिजवाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप कमोडिटीज को स्टोर करते हो या उसे ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की हो जाता है। ओके, तो ये थे हमारे बार्टर सिस्टम। नाउ बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे वही हमारे मनी के क्या है, बेनिफिट्स है। लाइक डिफर्ड पेमेंट करना। बार्टर सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो चीज की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होगी या नहीं, बट मनी की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा ही होगी, तो फ्यूचर पेमेंट्स करना आसान है। मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हर एक चीज की कीमत लगाना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि अलग अलग कमोडिटी की यूनिट अलग अलग थी। अब इसने क्या किया है, सब सारी यूनिट्स को एक कॉमन यूनिट प्रोवाइड की है, सारी कमोडिटीज को एक कॉमन यूनिट प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से उसका मेजर करना या उसका कीमत लगाना काफी आसान है। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोर करके रखना भी काफी आसान है, क्योंकि पैसा ना तो सड़ता है, ना ही उसे खराब हो सकता है, ना ही ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है। तो इजी है किसी भी मनी को स्टोर करके रखना, तो आप सालों तक अपने लॉकर में पैसों को रख सकते हो, वो खराब नहीं होगा। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर मुझे यहाँ से केरला अगर पेमेंट भिजवानी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो मैं इजिली भिजवा सकती हूँ। अगर कैश भिजवाना है तो भी कंपेरेटिवली इजी है ना, टमाटर से और फर्नीचर से तो इजी है। और अगर मुझे बैंक ट्रांसफर करना है तो फिर तो वो बहुत आसान है, तो मैं इजिली इसे ट्रांसफर कर सकती हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी आपको एक्सचेंज या परचेज और सेल करने का एक जरिया भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप मनी देकर खरीद सकते हो, और अगर आप कोई चीज बेचनी है तो आप बदले में मनी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मतलब ये परचेज और सेल करने का एक बेस प्रोवाइड करती है, एक जरिया प्रोवाइड करती है। तो ये So the next question is, did money separated the task of purchase and sell? क्या मनी के आने से पहले परचेस और सेल एक साथ हुआ करते थे, और क्या ऐसा है क्या कि मनी के आने के बाद ही ये सेपरेट हुए हैं? तो यस, मनी के आने से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में अगर आपको कोई सामान बेचना होता था तो मजबूरी में एट द सेम टाइम आपको सामान खरीदना भी पड़ता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टमाटर हैं, मुझे पता है कि अगर ये आज नहीं बिके तो सब सड़ जाएंगे, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे सारे के सारे टमाटर आज बेचने ही पड़ेंगे। पर अगर मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ तो मुझे एट द सेम टाइम कोई सामान खरीदना भी पड़ेगा, चाहे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, क्योंकि चीजों को ही एक्सचेंज किया जाता था। पर अब क्या हो गया है, मनी के आने की वजह से आप इजिली अपनी सारी कमोडिटीज को सेल कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और फिर आप उस मनी को स्टोर करके रखो। जब आपको फ्यूचर में कोई सामान खरीदना होगा तो फिर आप उसे खरीद लेना इन टर्म्स ऑफ मनी को देकर। तो पहले आप कोई सामान बेच लो मनी के टर्म्स में, फिर मनी आप स्टोर करके रखो। फ्यूचर में 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जब भी आपको कोई सामान खरीदना रहेगा तो आप इस मनी के एक्सचेंज में वो सामान खरीद सकते हो। तो यस, सेल और परचेज सेपरेट हो पाया है बिकॉज ऑफ मनी। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो 4 तरह के मनी होते हैं। फर्स्ट इज फियाट मनी। फियाट मनी वो मनी होता है विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी, का मतलब है आरबीआई। तो वो सारी करेंसी जिससे सरकार ने
इशू करवाया है या फिर आरबीआई ने इशू करवाया है, उसे हम कहते हैं फियाट मनी। तो आपके पास अभी जो भी नोट्स हैं, सारे सिक्के हैं, उसे किसने इशू करवाया है? या तो सरकार ने या तो आरबीआई ने। तो इसमें जो 1 रुपए का नोट होता है और जो सारे कॉइन्स होते हैं, इसे इशू करवाती है गवर्नमेंट। जबकि 2 रुपए के नोट से लेकर बाकी सारे नोट्स, जो कि मैक्सिमम अभी चल रहा है 500 रुपए का नोट, उसे इशू करवाती है आरबीआई। ओके, तो ये सारे क्या है? सारे फियाट मनी है, क्योंकि इसको या तो सरकार ने इशू करवाया है या तो आरबीआई ने इशू करवाया है। फिर आता है फिड्यूशियरी मनी। नाउ फिड्यूशियरी मनी वो होती है जिसे सरकार ने इशू नहीं करवाया है, इसे आप यूज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे कि चेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपने बैंक का चेक दे रही हूँ और उससे पेमेंट कर रही हूँ, तो ये चेक जो है वो ना ही आरबीआई ने छपवाया था ना ही सरकार ने छपवाया है, पर फिर भी हम इसको यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। हमें पता होता है कि ये चेक कभी बाउंस भी हो सकता है, मतलब डिसऑनर हो सकता है ना। ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने आपको ये चेक दिया है तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हो ही ना और वो चेक बाउंस हो जाए, पर फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। फिर आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी ऐसी करेंसीज होती है जिसकी मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। ना मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उस चीज पर कितना छपा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिक्का है, उस सिक्के पे लिखा हुआ है 5 रुपए, तो इसकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 रुपए। कमोडिटी वैल्यू मतलब जिस चीज पे ये लिखा हुआ है, मानो ये चीज पे ये मेटल का सिक्का है, मेटल है ये, उस मेटल की कीमत कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए का सिक्का बना हुआ है किसी मेटल से, तो वो मेटल की जो वैल्यू है वो है कमोडिटी वैल्यू। उस पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? उसकी मनी वैल्यू। अगर तो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब अगर उस सिक्के पे लिखा हुआ है 5 रुपए, अगर मैं उस सिक्के को पिघला दूं और ऐसा मेटल उसे मार्केट में बेचने के लिए चाहूँ, तो वो मेटल में मार्केट में 5 रुपए का ही बिकेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फुल बॉडीड मनी। ओके, ये अभी नहीं होते, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे, अभी नहीं है ऐसे। ठीक है। फिर आता है क्रेडिट मनी, ये आप यूज करते ही हो। ये वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए का नोट, ना उस नोट पे लिखा कितना हुआ है? 500 रुपए, तो उसकी फेस मनी वैल्यू कितनी हो गई? 500 रुपए। पर कमोडिटी क्या है? ये कागज ही तो है। किस पे लिखा हुआ है? कागज पे लिखा हुआ है। क्या उस कागज टुकड़े की वैल्यू वाकई में 500 रुपए होगी? अगर मैं सेम उसी साइज का कागज का टुकड़ा काटूं और उस टुकड़े को मार्केट में बेचने के लिए जाऊं, तो क्या वो कागज वाकई में 500 रुपए में बिकेगा? तो नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू शायद 1 या 2 रुपए भी नहीं होगी। तो इसकी कमोडिटी वैल्यू कम है जबकि मनी वैल्यू ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट मनी। फिर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी कंट्री की सारी जनता के पास जितना करेंसी रखा हुआ है उसका सम टोटल इज मनी सप्लाई। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सारे 140 करोड़ पॉपुलेशन के पास एट प्रेजेंट जितना पैसा रखा हुआ है उसका सम टोटल इज मनी सप्लाई। इस मनी सप्लाई में सिर्फ जनता का पैसा काउंट होता है। अच्छा, इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि स्टॉक और फ्लो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जिसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हो, और फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हो। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ठीक सुबह के 8 बजे सारी जनता के पास कितना पैसा रखा हुआ है, दैट इज योर मनी सप्लाई। ओके, नाउ इसमें सारा पैसा आता है जो कि पब्लिक के पास रखा हुआ है, पर वो पैसा नहीं आता जो कि प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ मनी के पास रखा हुआ है। दैट मीन्स, अगर मान लो मेरी बेकरी है, मैं आपसे कहूं कि मैंने आज 10 केक बनाए थे, उस 10 केक में से मैंने 8 बेच दिए, 2 अभी मेरे पास ही रखे हुए हैं, और अब मैं आपसे पूछूं मैंने सप्लाई कितना किया, तो सप्लाई कितना होगा? 8 केक। भले ही मैंने 10 बनाए थे पर बिके कितने हैं? 8। तो जनता के पास कितना गया है? 8। 2 जो मेरे पास रखा हुआ है, मैं कौन? प्रोड्यूसर, मेरे पास रखा हुआ है, तो वो काउंट नहीं होता है। सिमिलरली मनी के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर वो पैसा जनता के पास है तो काउंट होगा, पर अगर वो पैसा प्रोड्यूसर ऑफ मनी के पास रखा हुआ है तो वो काउंट नहीं होगा। नाउ प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ मनी होते कौन है? जो पैसा छपवाते हैं। पहली सरकार, क्योंकि सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट छपवाती है। फिर आती है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम मतलब 2, आरबीआई भी इसमें आता है और कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं ना। आरबीआई इसलिए आता है क्योंकि वो 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक के नोट छपवाता है,
और कमर्शियल बैंक इसलिए आते हैं क्योंकि भले ही वो पैसा छपवाते नहीं है, ना ही वो पैसा प्रिंट करवा सकते हैं, ना ही वो कोई सिक्के बनवा सकते हैं, पर इनका मनी क्रिएशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जो आप इसके नेक्स्ट पार्ट में देखोगे, बैंकिंग वाले पार्ट में। तो ये भी पैसा मतलब छापते नहीं है, पर पैसा क्रिएट करते हैं, तो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ मनी। फिर हम बात करते हैं मेजर्स, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सारी जनता के पास जितना भी पैसा रखा हुआ है, इसका सम टोटल इज मनी सप्लाई। ना उसे कैलकुलेट कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे? तो उसे मेजर करने के आपके पास चार तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। बट ये M4, M3, M2 ये तीनों जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। आपके लिए सिर्फ एक ही यूजफुल है, वो है M1। पर इससे पहले हम देखते हैं चारों में डिफरेंस क्या था। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड मनी को काउंट करता है, लिक्विड मनी जिसको आप यूज कर सकते हो एनी टाइम। जबकि M2, M3, M4 में थोड़ा सा कम लिक्विड मनी आता है। कम लिक्विड मनी मतलब जिस जो है तो आपका, पर आप जब चाहो उसे यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल FD है, FD में आपका पैसा रखा हुआ है, वो है आपका ही, पर आप जब चाहे उसे यूज कर सकते हो क्या? नहीं ना, वो एक फिक्स पीरियड के लिए रखा हुआ है। मतलब 5 साल की FD है तो आप 5 साल के बाद ही यूज कर पाओगे, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। जबकि M1 में सब लिक्विड मनी आता है, जिसको आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो। तो M1 कैसे निकलता है? तो CC प्लस DD प्लस OD, तीन चीजों को अगर आप ऐड कर दो तो क्या निकलेगा? M1। नाउ CC का मतलब क्या है? कॉइन्स एंड करेंसी। तो सारी करेंसी, चाहे वो सिक्का हो या पेपर नोट हो, जो भी पब्लिक के पास रखी गई है, उसे हम कहते हैं CC। CC मतलब कॉइन्स एंड करेंसी। तो सारे सिक्के, सारे पेपर नोट जो भी हमारे जनता के पास रखे हुए हैं, उसे हम कहते हैं कॉइन्स एंड करेंसीज। फिर आता है DD। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। तो हमारा वो पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, लेकिन हम जब चाहे उसे निकाल सकते हैं ऑन अवर डिमांड। मतलब वो पैसा या तो करंट अकाउंट में है या तो सेविंग अकाउंट में है। तो अगर आपका बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, लेकिन आप जब चाहो उसे आप निकाल सकते हो, तो वो क्या है? आपका डिमांड डिपॉजिट। फिर आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में ऐसे डिपॉजिट आते हैं जो कि RBI में रखे हुए हैं। ना ये किसने रखे हैं? तो नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन ने अगर RBI में पैसा रखा है तो वो काउंट होता है। नाबार्ड क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो गांव के एरिया में जो लोन है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसे वो गवर्न करता है। जैसे सारे बैंक का फादर कौन है? RBI। तो वैसे सारे रूरल बैंक्स का फादर कौन है? नाबार्ड। ओके। फिर आता है अगर फॉरेन की सरकार ने या फॉरेन के किसी बैंक ने हमारे यहाँ पे पैसा रखवाया हुआ है, हमारे यहाँ मतलब RBI के पास पैसा रखवाया हुआ है, तो वो भी इसमें काउंट होता है ना। वो यहाँ पे पैसा क्यों रखवाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पता है कि उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान की ही बैंक में रखवाया, तो उन्हें शायद सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमारी RBI में रखवाया तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बहुत ऑब्वियस है कि वो इंटरेस्ट अपना पैसा कहाँ रखवाएंगे? हमारी कंट्री में। तो इसे कहते हैं RBI के पास कोई भी फॉरेन सरकार या फिर फॉरेन की किसी बैंक का पैसा है, तो वो भी इसमें काउंट होता है। फिर कोई वर्ल्ड बैंक या फिर IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी अगर RBI के पास है, तो वो भी काउंट होता है। वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा, इंटरनेशनल बॉडी है, पूरे वर्ल्ड का एक बैंक है, मतलब पूरी कंट्रीज में से किसी को भी अगर लोन चाहिए होता है तो आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो। सेम IMF भी उसकी ट्विन सिस्टर है, मतलब उनके साथ ही काम करती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये भी यही काम करती है, गरीब देशों को लोन प्रोवाइड करना। ओके। तो इनका पैसा अगर RBI के पास रखा हुआ है, तो ये सब मिलकर किसमें आता है? अदर डिपॉजिट। वो पैसा आपका बैंक में है, आप जब चाहे निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट। वो पैसा जो आपके हाथ में ही है, आपके सारे सिक्के और सारी करेंसी जो आपके घरों में ही रखी हुई है, दैट इज कॉइन्स एंड करेंसी। फिर हम बात करते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम की। ना मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब जो पैसा RBI छपवाता है, उसके बदले RBI को अपने पास कुछ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, और वो मिनिमम रिजर्व है 200 करोड़ का। तो सिर्फ अपने पास कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है बैक एंड पर, और वो कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ की होनी चाहिए। नाउ ये वैल्यू आप रखोगे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी। तो या तो होना चाहिए गोल्ड में या तो होनी चाहिए फॉरेन करेंसी में। तो 200 करोड़ में से कुछ आपका गोल्ड होगा और कुछ का आपके पास डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब होगा। नाउ इस टोटल 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम आपके पास 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, पर इससे कम नहीं। और इस 200 में से कम 115 करोड़ सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं। और बाकी जो बचा वो आपको फॉरेन सिक्योरिटीज जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, इसमें भी आप वैल्यू रख सकते हो। ओके।
सो दैट्स इट। इसके बाद कुछ आपके पास अलग टर्म्स आते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक मनी। नाउ बैंक मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो आप इसके आगे देखोगे कि कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करती है, तो इसका ये पूरा मैकेनिज्म होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर इन शॉर्ट, अगर कमर्शियल बैंक कोई पैसा क्रिएट कर रही है तो सारे मनी को हम कहते हैं बैंक मनी। फिर आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। नाउ डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जो कि किसी बैंक में सारे डिपॉजिट रखे गए हैं जिसको आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। नाउ फॉर एग्जांपल, एसबीआई में कुछ डिपॉजिट्स आए हैं, कुछ डिपॉजिट्स पब्लिक ने दिए हैं और कुछ डिपॉजिट्स दूसरी बैंक ने भी दिए हैं, मान लो कि यूनियन बैंक ने दिए हैं। तो इसके पास सारी जनता का डिपॉजिट और दूसरी बैंक का डिपॉजिट, कुल मिलाकर हम इसे कहते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। नाउ दूसरी बैंक इसके पास पैसा क्यों रखवाएगी? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनियन बैंक में कुछ ज्यादा ही कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है पर लोन लेने कोई आ ही नहीं रहा, लोन जा ही नहीं रहे, तो इतना सारा पैसा वो रखे रखे करेगी क्या? तो एट टाइम्स वो दूसरी बैंक में पैसा रखवाती है ताकि उसे इंटरेस्ट रेट मिल सके। तो अगर इस बैंक में किसी दूसरी बैंक का भी पैसा है और पब्लिक का भी पैसा है, तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ पब्लिक का पैसा आता है, दूसरी बैंक्स का पैसा नहीं आता। तो एसबीआई में सिर्फ पब्लिक ने कितना पैसा रखवाया है वही शामिल होता है, बैंकों ने कितना पैसा रखवाया है वो शामिल नहीं होता। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एसबीआई में 5 करोड़ रुपए थे जो कि पब्लिक ने रखवाए थे, ओके, और यूनियन बैंक ने 10 करोड़ रुपए रखवाए थे, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15 करोड़। लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट वही होता है जो सिर्फ जनता ने रखवाया है, दैट मीन्स 5 करोड़ रुपए। ओके, तो यहाँ पे नेट डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ जनता का पैसा आता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो M1 की, मतलब मेजर ऑफ वैल्यू की, तो उसमें जो हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं वो नेट डिमांड डिपॉजिट है। उसमें हम सिर्फ जनता का पैसा देखते हैं, बैंक का नहीं, क्योंकि दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, और प्रोड्यूसर ऑफ मनी का पैसा शामिल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो आपके पास रखी हुई है, सारे सिक्के, सारे नोट, इसके अलावा वॉल्ट कैश जो कि कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है। कमर्शियल बैंक जो भी आप पैसा जमा करवाते हो ना जनता का, उसका कुछ एक रिजर्व बनाता है, उसे हम कहते हैं वॉल्ट कैश, जो अगेन आप बैंकिंग में पढ़ने वाले हो कि वो कैसे बनाता है। फिर आता है कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। समटाइम्स सारे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखवाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये भी डिटेल में आप आगे पढ़ने वाले हो नेक्स्ट पार्ट में ही। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। तो वो सारी करेंसी जो जनता के पास है, उस जनता के पैसों का कुछ पार्ट जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा है, और उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई में रखवाया है, तीनों को अगर आप मिला दो तो क्या बोल हो जाता है, हाई पावर्ड मनी। जनता का पैसा जो कि बैंक में रखा हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि उसने रिजर्व बनाया है वो भी, और उसका एक पार्ट जो कि उसने आरबीआई में रखवाया है वो भी, तीनों को आप मिला दोगे तो बन जाएगा हाई पावर्ड मनी। पर ये आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब आप बैंकिंग पढ़ लोगे, तो आपको समझ आएगा कि वॉल्ट कैश या सीआरआर क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब हम M1 की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ करेंसी काउंट होती है, बैंक के पास जो पैसा है वो काउंट नहीं होता है, अगेन बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी। फिर आता है लास्ट टर्म, लीगल टेंडर क्या होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। नाउ आपके पास जो भी फियाट मनी होती है, फियाट मनी कौन सी थी, जो कि सरकार या फिर आरबीआई ने इशू करी है, वो या तो लीगल टेंडर होती, वो उसमें से कुछ लीगल टेंडर होती है, कुछ लिमिटेड लीगल टेंडर होती है, और कुछ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाउ फियाट मनी का वो पार्ट जो अभी प्रेजेंटली मार्केट में चल रहा है लीगली, उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर। नाउ फॉर एग्जांपल, फियाट मनी में अभी जो 10 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, या 200 रुपए के नोट हैं, या फिर 500 रुपए के नोट हैं, ये सब भी आते हैं। लेकिन जो पुराना 2000 का नोट था, 1000 रुपए का नोट था, या पुराना जो 500 रुपए का नोट था, वो भी फियाट मनी है, क्योंकि हालांकि छापा तो सरकार नहीं था ना। तो फियाट मनी में जो अभी करेंसी चल रही है वो भी आता है, और जो करेंसी बैन हो चुकी है वो भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली छापने वाला कौन था, सबको छापा किसने था, सरकार या आरबीआई ने तो छपवाया था। तो ये सब कुछ फियाट मनी है। लेकिन इस फियाट मनी का वो पार्ट जो अभी लीगली एक्सेप्ट किया जा रहा है, सिर्फ इस पार्ट को हम कहते हैं लीगल टेंडर। So it is a part of fiat money which is legally accepted currently is known as legal tender.
नाउ इस लीगल टेंडर में से कुछ होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और कुछ होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाउ लिमिटेड का मतलब है आप इसको बहुत कम यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई जमीन खरीद रही हूँ, जो जमीन है 5 लाख रुपए की, नाउ मैं बोल रही हूँ कि 5 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो मैं आपको सिक्कों से करूंगी, तो मैं एक एक रुपए के सिक्के भिजवा देती हूँ 5 लाख, तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। हालांकि ये फियाट मनी भी है और ये लीगल टेंडर भी है, लीगली एक्सेप्ट किया जाता है अभी भी हमारी कंट्री में, पर आप इससे अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते हो। कुछ लिमिटेड पेमेंट ही आप इससे कर सकते हो, दैट इज 1000 रुपए तक। तो आप 1000 रुपए से ज्यादा तक की पेमेंट सिक्कों से नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 1000 तक की पेमेंट आप सिक्कों से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या आता है, वो जो आप जिससे आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि सारे नोट, जैसे 200 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट, अगर मैं अगेन 5 लाख की जमीन खरीद रही हूँ और इसकी पेमेंट कर रही हूँ मैं नोट से, 500 रुपए के नोट से, तो मैं इजिली सारी पेमेंट कर सकती हूँ। हालांकि सरकार का ऐसा कहना है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट करते हो तो प्रेफर करो कि आप यूपीआई करो या फिर आप चेक दे दो, आप कैश में ट्रांजेक्शन मत करो, ये उनकी सलाह है। लेकिन हालांकि अगर आप कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, आप कैश से पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो आप सारे नोटों से अगर आपको पेमेंट करनी है, 500 के नोट से अगर पेमेंट करनी है तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो। लेकिन सिक्कों से पेमेंट करनी है तो आप लिमिटेड ही कर सकते हो। दैट मीन्स वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है और ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैंक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैंकिंग। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी में गवर्नमेंट आता है, जो कि सारे कॉइन्स और 1 रुपए के नोट प्रिंट करवाते हैं। फिर आता है आरबीआई, जो कि 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट, लाइक 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक के नोट, सारे प्रिंट यही करवाते हैं। फिर आते हैं कमर्शियल बैंक, जो ना कि कोई कॉइन मिंट करवाता है और ना ही कोई नोट प्रिंट करवाता है। तो कमर्शियल बैंक ना ही नोट इशू कर सकता है और ना ही कॉइन्स, बट स्टिल हम उन्हें काउंट करते हैं एज ए सप्लायर ऑफ मनी, बिकॉज उनका मनी क्रिएट करने का तरीका थोड़ा अलग है। दे क्रिएट मनी बट बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। नाउ डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर उनके पास अपना पैसा रखवा के जाता है, या तो करेंट अकाउंट में या तो सेविंग अकाउंट में, जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी से निकाल सकता है, तो उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और यही जो पैसा उनके पास आया है वो उन्हें लोन देकर, फिर लोन देकर, ऐसे करके वो अपना मनी क्रिएट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि एक होता है CRR। CRR का मतलब क्या होता है, जितना भी पैसा हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर कर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 लाख रुपए वहां पे जमा है, तो वो बैंक मेरा 1 लाख रुपए अपने पास संभाल के नहीं रखता है कि जब मुस्कान मैम आएंगी तब वो निकाल के लेकर जाएंगे तो तब तक उसको टच भी नहीं करना। ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैंने वहां पे 1 लाख रुपए रखवाया है तो उसमें से वो कुछ अमाउंट अपने पास रखेगा और बाकी वो दे देगा एज अ लोन। लोन इसलिए देगा क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। अगर मेरा पैसा संभाल के रखेगा तो इंटरेस्ट कहाँ से कमाएगा, तो उसे लोन देना ही पड़ेगा। कुछ पैसा उसने अपने पास अभी भी इसलिए रखा क्योंकि मैं कभी भी जा सकती हूँ बैंक पैसा निकलवाने के लिए, तो उसके पास कुछ पैसा अवेलेबल होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लाखों कस्टमर उनके पास होते हैं, सारे कस्टमर का कुछ कुछ पैसा वो अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व रेशियो इज 10%, तो मतलब हर एक डिपॉजिट का वो 10% सिर्फ अपने पास रखेगा और बाकी सब वो दे देगा एज अ लोन। तो जो बाकी सारे कस्टमर का थोड़ा थोड़ा पैसा उसने अपने पास रखा है, इस पैसे को वो यूज करेगा उस टाइम पर जब कोई भी कस्टमर आएगा पैसा विथड्रॉ करने के लिए। ना बहुत ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बैंक में पूरे लाखों कस्टमर एक ही दिन पर एक ही साथ नहीं पहुंचने वाले हैं पैसा निकलवाने के लिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सारा पैसा उसे नहीं रखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ CRR नहीं है, ये सारे रिजर्व रेशियो है। रिजर्व रेशियो क्या होते हैं वो आप देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि डिपॉजिट का एक हिस्सा उन्हें अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, जो वो लोन की तरह दे नहीं सकते। ना फॉर एग्जाम्पल अगर ये राउंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड, और सबसे पहले मैंने बैंक में जमा करवाया 1000 रुपए, दैट इज माई प्राइमरी डिपॉजिट। ना 1000 रुपए मेरा प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, वो डिपॉजिट जो कि कस्टमर खुद आकर बैंक में रखवा कर गया है, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट। ना ये हमारे डिमांड डिपॉजिट का एक पार्ट है क्योंकि हम जब चाहे इसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे डिमांड डिपॉजिट का पार्ट हो गया। और अगर ये डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है तो बैंक इसका 10% अपने पास बस संभाल के रखेगा। दैट मीन्स इसका 10% कितना होगा, 100 रुपीज। और बाकी जो 900 रुपीज है वो दे देगा एज अ लोन टू द नेक्स्ट पर्सन।
ना जब भी बैंक लोन देता है वो कैश में नहीं देता। अगर आप भी अगर लोन लेने जाओगे तो अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो वैसे बंडल बना के कैश नहीं देता, वो आपका अकाउंट ओपन करता है और सारा अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देता है। दैट मीन्स उसने क्या किया, 900 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए। और अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि बस एक बैंक एंट्री आपको ओपन करनी है और उसमें दिखा देना है कितना अमाउंट क्रेडिट बैलेंस आपके अकाउंट में है। क्या पैसा बैंक से गया क्या? नहीं। कहाँ आया वो? किसी दूसरे कस्टमर के बैंक अकाउंट में। तो उसका अकाउंट मतलब अगेन ये डिमांड डिपॉजिट बन गया, वो जब चाहे इस पैसों को निकाल सकता है। और अगर ये डिमांड डिपॉजिट है तो अगेन ये पूरा संभाल के नहीं रखेगा, इसका 10% ही संभाल के रखेगा। अब इसका 10% कितना हो जाता है? 90 रुपीज। बाकी जो बचा 810 वो हो जाएगा लोन। अगेन वो लोन कैश में नहीं देगा, उसके अकाउंट में डलवाएगा, तो उसके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 810 रुपए। अगेन इसका 10% वो संभाल के रखेगा, मतलब 81 संभाल के रखेगा। बाकी जो हुआ 729 वो देगा लोन। ना ये जाएगा किसी और कस्टमर के बैंक अकाउंट में। इसमें से 10% मतलब 72.9 वो अपने पास रिजर्व रखेगा और बैलेंस वो दे देगा लोन। एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है ना? आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भाई अगर ये जो 900 रुपए उसने लोन में दिए तो लोन तो उसने इसीलिए लिया होगा ना जब उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो लोन लेने के बाद वो पैसा निकलवा लेगा, और जब निकलवा लेगा तो बैंक के पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो सही है। जब भी इस प्रोसेस में अगर किसी भी कस्टमर ने पैसा विथड्रॉ कर दिया तो ये मनी क्रिएशन प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 900 जिसने लोन लिया था, इसने लोन लेने के तुरंत बाद पैसा निकलवा लिया होता तो ये मनी क्रिएशन प्रोसेस यहीं पे रुक जाती, आगे कंटिन्यू नहीं होती। लेकिन अगर उसने पैसा नहीं निकलवाया, उसने पेमेंट करी है चेक से, तो सामने वाले को जो पेमेंट मिली उसने अगेन बैंक या यूपीआई से ट्रांसफर किया। अगर कैश कोई विथड्रॉ करवा ही नहीं रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही चल रहा है, मतलब पैसा अगर बैंक के पास ही रखा हुआ है, तो ये मनी क्रिएशन प्रोसेस एंड तक जाएगी। तो द मोमेंट किसी ने विथड्रॉ कर दिया वो वहीं पे रुक जाएगी। दैट मीन्स ये मनी क्रिएशन प्रोसेस तब है जब कोई विथड्रॉ नहीं करेगा, तो मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगी, अदरवाइज बीच में भी रुक सकती है। नाउ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? अगर मान लो किसी ने विथड्रॉ नहीं करवाया तो मैक्सिमम मनी कितना क्रिएट होगा? ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स क्रिएट होता ही रहेगा, तो नहीं। टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने होंगे ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन उसमें से आपने रिजर्व कितना रखा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइमरी डिपॉजिट था 1000 रुपीज, तो 1000 इंटू 100, और रिजर्व रेशियो इस बार कितना था? 10%, तो 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपके टोटल डिपॉजिट 10,000 नहीं हो जाते। ओके। नाउ 10,000 का मतलब क्या है? अगर आप इसको सिर्फ इग्नोर कर दो, सिर्फ आप इसको फोकस करो, तो 100 अपॉन रिजर्व रेशियो, तो 100 अपॉन 10 का मतलब ये है कि जितना भी आपका प्राइमरी डिपॉजिट है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा। तो मनी क्रिएशन कितना होगा? 10 गुना होगा, 10 टाइम्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्राइमरी डिपॉजिट 5,000 रहता और मुझे निकालना है कि कितना टाइम्स ये बढ़ेगा, तो कितना टाइम्स बढ़ेगा? अगर रिजर्व रेशियो अभी मान लो 20% चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 20। 100 अपॉन 20 का मतलब क्या है? 5 टाइम्स बढ़ाकर देगा। और मुझे अगर अमाउंट निकाला कि कितना अमाउंट हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 100 अपॉन रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे 5,000 हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट आया, 100 अपॉन रिजर्व रेशियो इज 20, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 5 25,000। तो 25,000 तक जब तक ये पैसा हो नहीं जाता तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो डिपॉजिट आया वो 1 लाख रुपए का था और इस बार द रिजर्व रेशियो वॉज 25%। तो 25% का मतलब क्या है? अगर मुझे सिर्फ ये निकालना हो कि कितना टाइम्स, तो टाइम्स निकालने के लिए मतलब मल्टीप्लायर निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा 100 अपॉन रिजर्व रेशियो, तो 100 अपॉन 25, तो इट सेज 4 टाइम्स। तो जितना भी प्राइमरी डिपॉजिट आएगा मनी क्रिएशन 4 गुना होगा। अब अगर मुझे अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट टोटल डिपॉजिट के लिए प्राइमरी डिपॉजिट में इनटू करना होता है ये मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपए आपका अगर प्राइमरी डिपॉजिट है तो 100 अपॉन 25, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। दैट मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए। तो अगर आप ये देख पाओ तो जब रिजर्व रेशियो कम था, सिर्फ 10% था, तब 10 टाइम्स मनी क्रिएशन हो रहा था। रिजर्व रेशियो अगर थोड़ा बढ़ गया, 20% हो गया, तो मनी क्रिएशन 5 टाइम्स हुआ। अगर रिजर्व रेशियो 25% हो गया तो मनी क्रिएशन और कम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब बैंक को जितना ज्यादा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है
मनी क्रिएशन उतना कम हो जाता है। अगर आपको रिजर्व ज्यादा रखना है मतलब आप लोन कम दे पाओगे, दैट मीन्स मनी क्रिएशन कम होगा। अगर रिजर्व कम रखना है, अपने पास कम पैसे रखने हैं और ज्यादा अमाउंट आपको लोन में देना है, तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। तो मनी क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर विल ऑलवेज बी इनवर्सली रिलेटेड टू योर रिजर्व रेशियो। जब भी रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर मतलब कितना टाइम्स आप मनी क्रिएट कर पा रहे हो वो कम हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पे आप निकालेंगे ना। यहाँ पे रिजर्व रेशियो क्या होगा मैक्सिमम, तो जितना आपका प्राइमरी डिपॉजिट था वो स्टेज जब पूरा का पूरा आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ जाएगा, आगे आप और लोन नहीं दे पाओगे, वहां पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो एट द एंड आपका रिजर्व रेशियो कितना होगा, 1000, वही 1000 जो कि प्राइमरी डिपॉजिट था। अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख होता तो ये आखिरी में रिजर्व रेशियो कितना हो जाता, 1 लाख रुपए। वो 5 लाख होता तो ये भी 5 लाख रुपए। ना अगर 10 लाख का मनी क्रिएट कर रहा है इस एग्जाम्पल में, जिसमें से 1000 उसने अपने पास रिजर्व रखा जो कि प्राइमरी डिपॉजिट आया ही था, तो उसने खुद से कितना क्रिएट किया, तो उसने खुद से क्रिएट किया 9000 रुपीज। तो अगर 1000 रुपए का डिपॉजिट आया है जिसमें 10% रिजर्व रेशियो है, तो टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा, टोटल डिपॉजिट कितना होगा 10,000, जिसमें से रिजर्व रेशियो कितना होगा 1000, और 10,000 में से अगर 1000 खुद से आया था तो मनी बैंक ने कितना क्रिएट किया 9000 रुपीज। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट वही निकलता है आपका कैश डिपॉजिट मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट था, इनटू यहाँ पे लिखा है 1/RR। तो RR क्योंकि परसेंट में होता है, परसेंट अगर आप हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। तो बढ़िया यही है कि आप यही फॉर्मूला याद करो कि प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 100 रिजर्व रेशियो। फिर हम बात करते हैं कि जितना ज्यादा आपका कैश डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। कैश डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट। अगर स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए अगर आया है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। अगर 10,000 आया है तो मनी क्रिएशन कम होगा। तो स्टार्टिंग में जितना ज्यादा डिपॉजिट बैंक के पास होगा वो उतना ही ज्यादा लोन दे पाएगी, तो फिर मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। बैंक को अगर अपने पास ज्यादा रिजर्व रखना है, लोन नहीं दे पा रहा है, तो मनी क्रिएशन कम होगा। अगर रिजर्व कम रखना है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं वही जो हमने अभी पूरी प्रोसेस देखी, उसको अगर आप सेंटेंसेस में लिखोगे, हालांकि सेंटेंसेस में कभी नहीं आया, देता है तो वो प्रैक्टिकल में देता है, बट फिर भी बैंक को कुछ कैश डिपॉजिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, जो डायरेक्टली कस्टमर ने आकर जमा करवाया था। नाउ इसमें से जब भी बैंक कोई लैंड करेगा मतलब लोन देगा अमाउंट, तो वो कैश में नहीं देगा बल्कि उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देगा। तो जब भी कोई लोन लेने आता है तो उसको आप कैश नहीं देते हो, बस उसके अकाउंट में आप एंट्री कर देते हो, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये जो हमारे पास 1000 रुपए आया था सिर्फ यही प्राइमरी डिपॉजिट था, सिर्फ इतना ही। यहां से लेकर जो भी मनी क्रिएट हुई है लोन के थ्रू उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और टोटल डिपॉजिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो टोटल डिपॉजिट मुझे जानना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ऐड कर दो तो निकल जाएगा, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। फिर हम बात करते हैं कि बोरोवर्स जो है वो आगे जब भी उसको पेमेंट करनी है, जिसने लोन लिया है वो चेक्स के थ्रू पेमेंट कर सकता है। दैट मीन्स अभी भी वो जो सारा अमाउंट है वो कहाँ रहेगा, बैंक में ही रहेगा। और अगर ये सिचुएशन रही तो मनी और क्रिएट होगा, पर अगर उसने चेक से पेमेंट नहीं करी, कैश विथड्रॉ करवा दिया, तो मनी क्रिएशन प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। ओके, डिमांड डिपॉजिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। और जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट बैंक में होते हैं वो आपके एक्चुअल कैश से कई गुना ज्यादा होता है। दैट मीन्स अभी जब कैश आया था वो सिर्फ 1000 आया था, लेकिन मनी क्रिएट कितना हो गया 10,000 रुपए। तो जो उनके पास टोटल डिपॉजिट होते हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं उनके एक्चुअल कैश से। कैश बहुत कम रहेगा पर मनी क्रिएशन बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसे हम कहते हैं मनी, बैंक मनी। हमने इसके पहले भी कवर किया था कि बैंक मनी क्या होती है। तो बैंक मनी इज मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक ने इस प्रोसेस के थ्रू जितना भी पैसा क्रिएट किया है उसे हम कहते हैं बैंक मनी। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक रखता है, जो भी हम देख रहे थे कि 10% है, 20% है कि 25% है, वो कितने तरह का होता है। तो इन टोटल आपको 3 रिजर्व्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम कहते हैं CRR, इट इज कैश रिजर्व रेशियो। सेकेंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर आता है वॉल्ट कैश। ना तीनों में क्या फर्क होता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी कस्टमर ने बैंक में पैसा रखवाया है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, ठीक है, तो इसमें से कुछ CRR होगा, फॉर एग्जाम्पल वो है 10%, कुछ SLR होगा, फॉर एग्जाम्पल वो है 20%, और कुछ होगा वॉल्ट कैश जो कि है फॉर एग्जाम्पल 5%। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो 10,000 उसके पास डिपॉजिट आया
उसका 10% ये रखवाएगा आरबीआई के पास। तो सीआरआर वो रेट होता है जिस रेट को डिटरमाइन किया है आरबीआई। डिटरमाइन मतलब क्या होता है, उसने बताया है कि इतना परसेंट ये होना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो कैप्ड बाय द आरबीआई। और वो अपने पास रखेगा भी कौन, आरबीआई। तो फॉर एग्जाम्पल ये डिपॉजिट अगर एसबीआई के पास आया था तो उसका 10% आरबीआई को भिजवाएगा। तो ये 10% ही भिजवाएगा, ये बताया भी आरबीआई ने था, डिटरमाइन भी आरबीआई ने किया था, और रखेगा भी कौन, आरबीआई। क्यों रखता है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी एसबीआई जैसे बैंक को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्सी आ जाती है, या फिर कोई लोन डिफॉल्ट हो गया हो, तो उस टाइम पर आरबीआई आता है रेस्क्यू करने के लिए, ताकि जो भी पब्लिक का पैसा उस बैंक में रखा हुआ था वो उन्हें सेफली रिफंड किया जा सके। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले ना ऐसा र्यूमर आया था। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं एक्स बैंक, ठीक है, हम नाम ले लेते हैं एक्स बैंक। जैसा र्यूमर हुआ था कि जो एक्स बैंक है ना वो डिफॉल्ट होने वाली है, मतलब वो बैंकरप्ट होने वाली है। तो जिस भी पब्लिक का पैसा उस बैंक में रखा हुआ है वो सब अब डूब जाएगा। जब ये र्यूमर फैला, हालांकि था ये र्यूमर ही, पर जब ये र्यूमर फैला तो सारी पब्लिक एकदम पागल हो गई कि नहीं भैया हमें पैसा वापस निकालना है। तो एक साथ सारी पब्लिक इसके पास पहुंचे कि भैया हमें अपना पैसा वापस करो। ना अभी हमने देखा था कि बैंक जो है वो सारा पैसा अपने पास संभाल के नहीं रखती है, उसके पास कैश बहुत कम होता है। ठीक है, सिर्फ 10% अगर कैश उसने अपने पास रखा है, बाकी तो उसने दे दिया है। तब उसके पास इतना पैसा तो है ही ना कि वो सबको वापस कर पाए। तो जब वो वापस नहीं कर पाए तो र्यूमर सच लगने लगे कि भैया बैंक तो सच में बैंकरप्ट हो गया है, वो पैसा वापस दे ही नहीं रही है। तो उस टाइम पर आरबीआई ने अपने से ट्रक, जो भी उनका व्हीकल होता है वो भर के, 3 ट्रक, मान लो अगर आप ट्रक व्हीकल थी तो 3 ट्रक भर के नोट्स भिजवाए थे उनके रेस्क्यू करने के लिए, ताकि जो उसकी इमेज है या फिर जो पब्लिक का ट्रस्ट है उस बैंक पर, उसे इंक्रीज किया जा सके। लेकिन ये भिजवाने के लिए पहले उसके पास पैसा होना जरूरी है ना। तो सारी बैंक, कंट्री में जितनी भी बैंक है उनके पास जो भी डिपॉजिट आता है इसका एक फिक्स परसेंट वो आरबीआई में रखवाते हैं। ओके, और ये परसेंट डिटरमाइन भी करता है आरबीआई। फिर आता है एसएलआर। ये भी वही रेट है जिसे डिटरमाइन करता है आरबीआई, बट कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो ये परसेंट बताता तो आरबीआई है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके पास डिपॉजिट आए उसका 20% रखना, पर अपने पास रखना, मेरे पास मत रखना। मेरे पास आपने 10% भिजवाया फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा एक्स्ट्रा 20% आप अपने पास से संभाल के रखो, ताकि कोई भी कस्टमर अगर निकालने के लिए आए पैसा तो आपके पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये रेट डिटरमाइन करता है आरबीआई, बट रखता कौन है, कमर्शियल बैंक अपने पास। फिर आता है वॉल्ट कैश। कभी कभी कमर्शियल बैंक को ये रियलाइज होता है कि जो आरबीआई ने रेट बताया है वो बहुत कम है, हमारे यहाँ पे तो आए दिन जो कस्टमर है वो पैसे निकलवाते ही रहते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट में निकलवाते हैं। तो उस कंडीशन में वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास रख सकते हैं अगर वो चाहे तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर रखना है तो इस रेट को डिटरमाइन भी खुद कमर्शियल बैंक करता है कि फॉर एग्जाम्पल 20% कम लग रहा है, 5% और रख लेते हैं, तो डिटरमाइन भी खुद करता है और रखता भी खुद के ही पास है। लेकिन इन दोनों में से, इन दोनों को क्या कहते हैं, मतलब सीआरआर और एसएलआर को कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ये तो रखना ही पड़ेगा। ये आपकी मन की बात है कि अगर आपको लग रहा है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम पड़ रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, बट ये दोनों रखने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं कि सीआरआर, अभी हमने देखा कि मल्टीप्लायर कैसे निकलता है। तो मल्टीप्लायर निकालने के लिए इसने क्या बोला है, 1/RR। पर अगेन जो रिजर्व रेशियो होता है वो परसेंटेज में होता है, साइन हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऊपर क्या होता है, 100/CRR, अगर आप फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा है 1/CRR तो भी वो सही है, क्योंकि सीआरआर अगेन परसेंट में होगा तो वो परसेंट ऊपर जाके 100 जाएगा ही। ठीक है, तो अगर सीआरआर आपको 10% है तो मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, 100/10 इक्वल्स टू 10 टाइम्स। इस केस में अगर उसका कैश रिजर्व 10,000 रुपए थे तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब 10,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। और वैसे भी हम टोटल डिपॉजिट कैसे निकालते थे, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 100 अपॉन रिजर्व रेशियो। और प्राइमरी डिपॉजिट इसमें बोल रहा है कि 10,000 था, जहां पे इंटू 100 अपॉन रिजर्व रेशियो कितना था, 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई हमारी कंट्री के लिए। वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी कंट्री के लिए। तो पहला फंक्शन है उसका बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो हमारी कंट्री में जो सारे नोट होते हैं सिवाय 1 रुपए के नोट के, वो सारे नोट कौन प्रिंट करवाता है, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, मतलब एक लौती अथॉरिटी है ऑफ इशूइंग नोट्स एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। तो सिक्के और 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे जो भी नोट्स होते हैं वो आरबीआई प्रिंट करवाता है। और जो आरबीआई प्रिंट करवाता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। हमने पहले भी देखा था जो सिक्के होते हैं उससे आप करोड़ों का या फिर लाखों का पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेड लीगल टेंडर है।
पर इन करेंसी से, इन नोट से आप कितना भी चाहे उतना पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर ना। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपकी करेंसी में यूनिफॉर्मिटी आती है और ट्रस्ट मेंटेन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का नोट हमारे यहाँ पे सिर्फ आरबीआई नहीं छाप रही होती, बहुत सारे लोग छाप रहे होते, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन छाप रहे होते, तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो सारे नोट एक जैसे नहीं होते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सबने छापा है तो सबका अलग अलग होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं भैया मुझे ये वो पिंक वाला नहीं, मुझे ऑरेंज वाला चाहिए, मुझे वो ब्राउन वाला चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, पर अब क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। और साथ में ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। अगर मल्टीपल लोग छाप रहे होते तो हमें लगता है कि नहीं यार वो पिंक वाले बॉडी ना अच्छी थी, तो उसका नोट तो हम एक्सेप्ट करेंगे, पर वो ब्राउन वाली छापनी जिसने छापा है वो अथॉरिटी पे हमें ट्रस्ट नहीं है। पर अगर सारे नोट एक ही अथॉरिटी छाप रही है तो उसकी वैल्यू एक जितनी रहेगी, दैट मीन्स वो ट्रस्ट भी मेंटेन करती है और सारे नोट्स में यूनिफॉर्मिटी भी आती है। फिर आता है सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हमारी बैंक है। हमारी बैंक का मतलब क्या है, हम जब भी चाहे इसमें अपना पैसा रख सकते हैं एज ए डिपॉजिट, और जब भी चाहे हम वहां से लोन ले सकते हैं। वैसे ही अगर सरकार को अगर अपना पैसा रखवाना हो एज ए डिपॉजिट या फिर उसे लोन लेना हो, तो वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाती, वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है। तो सेंट्रल बैंक उनकी बैंकर का काम करते हैं। बैंकर का मतलब क्या होता है, उनका अकाउंट मैनेज करते हैं। जब भी उन्हें कुछ डिपॉजिट रखना होता है तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक रखती है, जब लोन भी चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक से ही लेती है। लेकिन फिर वो उसका एजेंट का भी काम करते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, समटाइम्स जो सरकार की सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें मार्केट में बेचकर पैसा लेना होता है, या फिर वापस सिक्योरिटीज मंगवाकर पैसा देना होता है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती है, जैसे कंपनीज की सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। वैसे जब सरकार को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यू करके पैसा मंगवाती है। लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि सरकार घर घर तो नहीं जाएगी ना पैसे वो सिक्योरिटीज बेचने के लिए, तो वो सेंट्रल बैंक को देती है। सेंट्रल बैंक फिर कमर्शियल बैंक को देता है और फिर वो सिक्योरिटीज बेचते हैं। तो फिर आरबीआई इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उनकी सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करवाने का काम भी करता है। फिर आता है एडवाइजर। जब भी बजट बनाना होता है हर साल की फरवरी में, तो आमतौर पर जो हमारी सरकार होती है वो थोड़ी सी इलिटरेट होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कितने सेक्टर्स हैं, कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो इन सब मैटर्स पे उन्हें एडवाइस देने का काम करता है आरबीआई। तो उनकी पॉलिसीज या फिर बजट में कितना पैसा कहाँ रखना है, इसे एडवाइस करने का काम भी आरबीआई करता है। तो आरबीआई वर्क एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आता है बैंकर्स बैंक। सेम, बैंकों का भी बैंक है। बैंक मतलब कमर्शियल बैंक का बैंक है। तो हमें अपना डिपॉजिट रखना है कमर्शियल बैंक के पास, लोन लेना है कमर्शियल बैंक से। बट कमर्शियल बैंक को अपना पैसा अगर डिपॉजिट रखना है तो आरबीआई के पास, लोन लेना है तो भी आरबीआई से। तो सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है तो सेंट्रल बैंक उसे एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और साथ में उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है जब भी चाहिए होता है। एक और फंक्शन है कि वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी देती है। और क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है, पहले हम वो कवर करते हैं। ये नाउ फॉर एग्जांपल दो बैंक्स हैं, एक फॉर एग्जांपल यूनियन बैंक है और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये दो अलग अलग बैंक्स हैं। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि यूनियन बैंक के पास चेक आ जाता है एसबीआई का और एसबीआई के पास चेक आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। नाउ ये कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनियन बैंक में मेरा अकाउंट है और आपका एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, अगर मुझे आपको पेमेंट देनी है, ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, यूनियन बैंक। लेकिन मेरे पास चेक थोड़ी है यूनियन बैंक का, मेरे पास तो एसबीआई का ही चेक है। सॉरी उल्टा हो गया, मेरा यूनियन बैंक में है, आपका एसबीआई में है। अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है तो मैं चेक कौन सा बनाऊंगी, यूनियन बैंक का बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यूनियन बैंक के चेक पे अपनी सिग्नेचर करके आपको दे दी कि भैया ये चेक ले लो। अब आपके पास ये चेक आया, आपको पैसा चाहिए, तो क्या आप मेरे बैंक में जाओगे, नहीं, कहाँ जाओगे, अपनी बैंक में जाओगे। तो आप एसबीआई में जाओगे कि भैया मुझे ये चेक मिला है, मुझे इसका कैश दे दो। पर वो चेक किसका था, वो यूनियन बैंक का था। तो ये पैसा एसबीआई वाला आपको क्यों दे, यूनियन बैंक वाला देगा ना। तो ये क्या करेगा, बोलेगा भैया यूनियन बैंक आपको एक चेक आया मेरे पास, मुझे पैसा दो ताकि मैं इस पर्सन को पैसा दे सकूं। तो दैट मीन्स इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, यूनियन बैंक को एसबीआई को पेमेंट करनी पड़ेगी, या वाइसे वर्सा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे चेक दिया है तो आप मुझे कौन सी बैंक का चेक दोगे, एसबीआई बैंक का चेक दोगे। ठीक है, लेकिन मैं कहाँ लेकर जाऊंगी उसे, अपनी बैंक में लेकर जाऊंगी, मतलब यूनियन बैंक में लेकर जाऊंगी। और मैं कहूंगी कि भैया मुझे एक चेक मिला है, उसका आप मुझे पैसा दे दो। पर वो जो चेक था वो कौन सी बैंक का था, एसबीआई का चेक था।
तो यूनियन बोलेगा भैया मैं पैसा क्यों दूं, ये जब चेक ही एसबीआई बैंक का है तो पेमेंट किसको करनी चाहिए, एसबीआई बैंक को करनी चाहिए। तो फिर अगेन ये कॉल करेगा एसबीआई को कि भैया आपका जो चेक आया है उसके बदले मुझे आप पैसा दे दो। ओके, दैट मीन्स बैंकों को भी आपस में मनी ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। अगर एसबीआई नहीं होता तो रोजाना काफी सारे बैंक आपस में मनी ट्रांजेक्ट करते रह जाते। लेकिन अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उन्हें कुछ फैसिलिटी देता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि सपोज बैंक ए रिसीव चेक ऑफ बैंक बी एंड बैंक बी रिसीव चेक ऑफ बैंक ए, अगर दोनों के पास एक दूसरे का चेक है तो उन्हें बार बार मनी ट्रांसफर करना ना पड़े, इसलिए आरबीआई उनके अकाउंट को क्लियर कर देता है विद देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। तो सारी कमर्शियल बैंक का आरबीआई में एक अकाउंट होता है। जब उन्हें देखता है कि ठीक है अच्छा एसबीआई को पेमेंट करनी है तो उसके अकाउंट से पैसा काट के यूनियन में डाल देगा। जब उन्हें देखता है कि अच्छा यूनियन को पैसा देना है तो उसके अकाउंट से पैसा काट के यहाँ डाल देगा। तो उनको आपस में मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी बैंक को आपस में पैसा लेन देन करना होता है तो आरबीआई के अकाउंट को सेटल कर देता है फ्रॉम देयर अकाउंट्स। ठीक है, तो उनके पास उनका अकाउंट है, वहां से वो डेबिट क्रेडिट करके उनके अकाउंट को सेटल कर देता है। फिर आता है नेक्स्ट फंक्शन इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी रास्ता। आखिरी रास्ता का मतलब ये कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है और लोन की जरूरत पड़ती है और उन्हें कहीं भी और से नहीं मिल रहा होता है तो उस टाइम पे आरबीआई आता है उनके रेस्क्यू करने के लिए। तो जब भी किसी कमर्शियल बैंक को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पैसा उनके पास नहीं होता है और उन्हें किसी भी सोर्स से मिल भी नहीं रहा होता है, तब उनके रेस्क्यू में कौन आता है, आरबीआई। तो दे आर लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड एक्सेट्रा। तो ये सारी जो भी फॉरेन करेंसीज होती है उसे सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। तो सेंट्रल बैंक के पास इन फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, तो बहुत सारा डॉलर, यूरो, पाउंड ये सब भी होता है। और समटाइम्स वो इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, मतलब चेंज कर पाते हैं थ्रू मैनेज फ्लोटिंग। ना मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है ये आप आगे चल के पढ़ोगे जब आप लास्ट चैप्टर कर रहे होगे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन अभी के लिए हम ये बात करते हैं कि ये रेट चेंज कर पाता है का इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर $1 में अभी 95 रुपीज चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये चेंज होकर 90 हो जाता है या फिर ये 100 हो जाता है तो इस रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है आरबीआई, पर कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि डॉलर, यूरो, पाउंड ऐसे काफी सारी फॉरेन करेंसीज आरबीआई के पास रखी रहती है एज ए रिजर्व। फिर आता है इसका लास्ट जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। नाउ समटाइम्स हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई मतलब इन्फ्लेशन या सस्ताई डिफ्लेशन होता है, तो बहुत सारा रेट बढ़ जाए तो भी बुरी बात है, रेट कम हो जाए तो भी बुरी बात है। अगर बहुत महंगाई हो जाएगी तो कस्टमर को प्रॉब्लम जाएगी कि वो सामान खरीद नहीं पाएंगे, पर बहुत ज्यादा सस्ताई हो जाएगी मतलब चीजें बहुत सस्ती हो गई है तो प्रोड्यूसर को अपना फेयर प्राइस मिल नहीं पाएगा, तो प्रोड्यूसर के लिए नुकसान है। तो इकोनॉमी में बहुत महंगाई हो तब भी गलत है, सस्ताई हो तो भी गलत है। तो इस टाइम पे जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक होते हैं ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सॉल्व हो सके। तो महंगाई या सस्ताई हो जाती है तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए भी आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ना। मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि जब भी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो महंगाई बढ़ती है, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो सस्ताई हो जाती है। कैसे, बहुत पैसा रहेगा तो अंधाधुंध आप डिमांड करोगे, सब कुछ खरीदते रहोगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं खरीदोगे, आप बिल्कुल शॉपिंग नहीं करोगे, कुछ परचेस नहीं करोगे, तो डिमांड गिरेगी, और डिमांड गिरेगी तो फिर आपका जो प्राइसेस हैं वो भी गिरने लग जाएंगी, मतलब डिफ्लेशन होगा। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का ट्राई करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दोनों में क्या फर्क है, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट रखता है और उन्हें ही लोन देता है, जबकि कमर्शियल बैंक पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन देता है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करती है, उनसे डिपॉजिट लेती है और लोन भी उनको ही देती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक या सरकार से रिलेशन मेंटेन करता है तो उनका डिपॉजिट रखता है और उनको ही लोन देता है। फिर आता है कि इसका जो मेन सोर्स है मनी क्रिएशन का वो है प्रिंसिपल सोर्स है ये मनी सप्लाई का, मतलब ये डायरेक्टली नोट प्रिंट करता है 2 रुपए से लेकर साढ़े 500 रुपए तक के। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली नोट्स प्रिंट करता है या फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल सोर्स है मनी सप्लाई का, मतलब पैसा सप्लाई डायरेक्टली करता है, ये इनडायरेक्टली करता है। तो ये मेजर सोर्स नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स है, ये भी मनी क्रिएट करता है लेकिन क्रेडिट क्रिएशन से। क्रेडिट क्रिएशन मतलब जो डिमांड डिपॉजिट आएगा उसमें लोन दे देकर ही मनी क्रिएट करता है,
तो ये प्रिंसिपल सोर्स है और ये सेकेंडरी सोर्स है। फिर हम बात करते हैं कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रहता है, तो डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह ये सब इनके पास रखा रहता है। इनके पास ऐसे कोई रिजर्व रहते नहीं है, लेकिन कभी कभार ये परचेज कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, जब इनको लगता है कि डॉलर का रेट कम हो गया है, मतलब $1 में 50 रुपए हो गया है, तो खरीद के रख लेते हैं, और जब भी $1 में 90 रुपए हो जाएगा तो बेच देंगे। जैसे हम गोल्ड के साथ करते हैं ना, कि सस्ता हो जाए तो खरीद लो, महंगा हो जाए तो बेच दो। तो समटाइम्स जो कमर्शियल बैंक होती है वो भी इनका परचेज सेल करते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग के लिए रिजर्व नहीं रखते हैं। फिर आता है कि नोट इशूइंग अथॉरिटी है, नोट को इशू करती है और ये नोट को इशू नहीं करता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल बैंक का मेन फोकस होता है वो होता है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। नाउ ये सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, तो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी, ठीक है, बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जब भी ग्रोथ आती है उसके साथ महंगाई भी आती है, ठीक है, और अगर आप महंगाई को कंट्रोल करोगे तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो ग्रोथ भी करनी है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर ग्रोथ आएगा तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, फिर महंगाई हो ही जाती है, और जैसे ही आप स्टेबिलिटी लाने का कोशिश करते हो तो ग्रोथ भी गिर जाती है। तो दोनों को एक साथ मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है। तो ये इंश्योर करता है कि ग्रोथ भी होती रहे पर स्टेबिलिटी के साथ। जबकि कमर्शियल बैंक का इतना दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता है, इनको सिर्फ चाहिए होता है अपना प्रॉफिट। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करेगी, ये बैंक के साथ। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रहता है, इनके पास कोई ऐसे डिपॉजिट नहीं रहते या कोई रिजर्व नहीं रहते। इसके अलावा ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है, ये नोट इश्यू करता है, ये नोट इश्यू नहीं करता। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट मेकिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये यहाँ पे हेडिंग गलत हो गई है, ये आपका डिफरेंस नहीं है, दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, और वी कॉल इट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ना हमने आरबीआई का 6th फंक्शन देखा था कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। दैट मीन्स जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो उसका रीजन एक ही होता है कि मनी सप्लाई बढ़ गई है। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है डिमांड करने के लिए तो डिफ्लेशन आता है। पर दोनों ही कंडीशंस अगर हो जाए तो इसे सॉल्व करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी लेकर आता है, जिस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर उनके पास कुछ हथियार होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। नाउ सेम काम गवर्नमेंट का भी होता है। सरकार भी महंगाई और सस्ताई को ठीक करती है, लेकिन वो जो स्टेप लेती है उसे हम कहते हैं उसकी फिस्कल पॉलिसी। तो अगर सरकार या गवर्नमेंट हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए कुछ पॉलिसी लाती है तो दैट पॉलिसी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जबकि अगर आरबीआई वही सेम चीज करता है तो उसकी पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स में रेट्स की बात होगी, परसेंटेज की बात होगी या नंबर्स की बात होगी मेजरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक एक करके देखते हैं सबका सबका मतलब क्या होता है। नाउ फर्स्ट इज बैंक रेट। नाउ बैंक रेट को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे विद द बैंक मनी। बैंक मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। जबकि बैंक रेट क्या होता है, ऐसा रेट होता है जिसमें कभी भी किसी कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की जरूरत है, फॉर एग्जांपल एसबीआई को, तो ये पैसा वो उधार लेती है किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई अगर इसे पैसा उधारी पे दे रहा है तो वो फ्री में नहीं देगा, इसके बदले कुछ अमाउंट या इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जिस रेट पर इसे इंटरेस्ट दिया गया है उस रेट को कहा जाता है क्या? बैंक रेट। ओके, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, वो रेट जिस पर आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट। नाउ ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आपका इन्फ्लेशन होता है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, जब भी डिफ्लेशन होता है तो इस रेट को कम कर दिया जाता है। ना ये आपको अगर लगे कि ये याद करना पड़ेगा या कैसे, तो मैं लॉजिक सबका बताऊंगी, लेकिन याद आपको सिर्फ यही करना है कि कोई भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो, जब इन्फ्लेशन होता है तो उसे बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन होता है तो उसे कम कर दिया जाता है। चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, सब में ऐसा ही होता है कि इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो। बट व्हाट इज द लॉजिक? ना अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो अगर मुझे इसे ठीक करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को रिवर्स करना पड़ेगा।
तो अगर लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है तो महंगाई बढ़ती जाती है। तो मैं कुछ भी करके अगर लोगों के पास जो पैसा है उसे कम कर दूं तो महंगाई अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेरा बस मकसद क्या है, मनी सप्लाई को मार्केट से कम करना। नाउ अभी फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने एसबीआई को बोला हुआ था कि अगर आपको कोई भी पैसा चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एट 10% ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब एसबीआई को खुद वो पैसा 10% के इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो जब वो आगे जाके किसी कस्टमर को बेचेगा या कस्टमर को कोई लोन देगा, या मतलब हमें कोई लोन देगा, तो कम से कम वो 12 या 15% इंटरेस्ट लेगा। अगर उसे खुद वो लोन 10% में मिल रहा है तो वो आगे कितने में देगा, उससे ज्यादा, क्योंकि उसको खुद को तो कुछ बचना चाहिए। तो वो 15 पे देता था। नाउ क्योंकि इन्फ्लेशन था, सरकार आरबीआई देख रही थी कि कस्टमर के पास बिल्कुल अंधा पैसा आ गया है, तो अब आरबीआई ने क्या किया, इस रेट को बढ़ा दिया और बोला कि नहीं भैया, हमें 10% नहीं चाहिए, अब हमें 15% इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन अब आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है तो कमर्शियल बैंक को भी इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो अब वो भी कह देगा कि भैया अगर हम आपको लोन देंगे तो आपको 20% के इंटरेस्ट में देंगे, हालांकि इतना हाई इंटरेस्ट होता नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल 20% के इंटरेस्ट पे देंगे। तो नाउ कस्टमर के लिए वो लोन क्या हो गया, महंगा हो गया। अब उन्हें पता चल गया कि हम लोन लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो वो लोन लेना कम कम कर देंगे। और लोन कम करने का मतलब क्या है कि मार्केट में मनी कम हो जाएगा, और मनी के कम होते ही इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। नाउ वाइस वर्सा, अगर डिफ्लेशन होगा, अगर आरबीआई को दिख रहा है कि लोगों के पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो डिफ्लेशन होता जा रहा है। अब कैसे भी करके अगर मनी बढ़ा दी जाए तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेट को कम कर दिया। पहले 10% ले रहे थे, अब वो बोलेंगे कि नहीं भैया, अगर आपको अभी लोन चाहिए ना हमसे, तब आपको 5% पे भी 5% के इंटरेस्ट पे भी लोन दे देंगे। ना जब एसबीआई को खुद ही लोन बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो आगे वो भी सस्ते में दे सकता है। तो पहले वो 15% चार्ज कर रहा था, पर अब वो कितना चार्ज करेगा, सिर्फ 10%। तो नाउ कस्टमर को दिखेगा कि भाई अगर अब हम लोन लेने चाहेंगे तो हमें बहुत सस्ते में पड़ जाएगा, तो बहुत इजीली कम ब्याज में हमें लोन मिल रहा है, तो वो लोन ज्यादा लेंगे। और लोन ज्यादा लेने का मतलब ये है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो अपने आप डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन होता है तो इस रेट को कम कर दिया जाता है। लॉजिक क्या है, अगर इन्फ्लेशन है तो जरूरत क्या है, मनी सप्लाई कम करने की, मतलब लोन को कम करने की। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोन कम हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, मतलब पैसा कम है, तो जरूरत है पैसा बढ़ाने की। पैसा बढ़ाना मतलब लोन बढ़ाना, और लोन तभी बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। बढ़ते हैं आगे, फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट अगेन सेम रेट होता है, बिल्कुल वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है, बट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, पर शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो उस टाइम पर जब वो आरबीआई से पैसा लेती है तो वो कौन से इंटरेस्ट पे लेगी, रेपो रेट। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। एंड बट इसके बदले वो क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को गिरवी रखती है। तो सरकार की कुछ सिक्योरिटीज होती है, उसे जो कि आपके कमर्शियल बैंक के पास रहती हैं, वो पहले गिरवी रखवाते हैं आरबीआई के पास, और उसके बदले वो यहाँ पे आपको लोन देते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन। रीपर्चेजिंग का मतलब क्या होता है कि पहले आप गिरवी रखवाओगे सिक्योरिटीज को ना, फिर आपके पास जब भी पैसा अवेलेबल हो जाए तो आप सिक्योरिटीज को वापस से रीपर्चेज कर सकते हो। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन सा रेट लगता है, रेपो रेट। सेम चलेगा, अगर आपका इन्फ्लेशन है तो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन है तो रेट को कम कर दिया जाएगा, सेम लॉजिक। ठीक है, तो है तो ये लोन ही जो कि आरबीआई दे रहा है, भले शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, बट अगर एसबीआई को वो रेट मतलब मान लो 10% पे मिल रहा था, तो वो कितना ले रहा था, सामने से 15%। ना महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा है ना। पैसे को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोन गिराना पड़ेगा। लोन तभी गिरता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वहां भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अब कस्टमर को जब ये लोन महंगा लगेगा तो वो नहीं खरीदेंगे, मनी कम होगा, अपने आप इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। पर अगर डिफ्लेशन है तो वो हुआ क्यों था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो हमारा मकसद क्या था, पैसे को बढ़ाना। पैसा तभी बढ़ेगा जब लोन बढ़ेगा, और लोन तब बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई इस रेट को कम कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 5%। तो जो एसबीआई है वो भी अपने जो रेट है इंटरेस्ट का वो कम कर देंगे। तो जब ये लोन सस्ता हो जाएगा तो सारे कस्टमर खरीदेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिफ्लेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सेम चल रहा है, इन्फ्लेशन में बढ़ाना है, डिफ्लेशन में कम करना है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट।
नाउ रिवर्स रेपो रेट अगेन रिवर्स होगा ऑब्वियसली। अगर रेपो रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई पैसा दे रही थी कमर्शियल बैंक को, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि अब एसबीआई पैसा देगी आरबीआई को। क्यों देगी? आरबीआई को कमी पड़ी होगी क्या? नहीं। और अगर से कमी पड़ेगी तो इतनी छोटी सी बैंक के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता कि वो सेंट्रल बैंक की कमियों को पूरा कर पाए, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए नहीं देती है। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि एसबीआई के पास बहुत सारा डिपॉजिट आ गया है, पब्लिक ने बहुत पैसा जमा करवाया है, पर लोन लेने कोई आ ही नहीं रहा, तो मार्केट में लोन की डिमांड ही नहीं है, तो वो इतना पैसा कि अपने पास रखे रहेगी, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है, सारा पैसा जमा करवाती है आरबीआई के पास। तो ये अपना सारा जो भी एक्सेस मनी है, डिपॉजिट है, वो रखवाती है आरबीआई के पास। नाउ जब ये अपना पैसा यहाँ पे रखवा रही है तो आरबीआई को इस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी इंटरेस्ट का नाम है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पे आरबीआई उसका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, मतलब उसके डिपॉजिट के बदले जितना रेट देती है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नाउ आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि भैया रेपो रेट था तो क्या कर रहे थे, इन्फ्लेशन में बढ़ा रहे थे, डिफ्लेशन में कम करेंगे, तो ये रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स में उल्टा होगा, ऐसा नहीं है, सेम वही होगा। अगर इन्फ्लेशन है तो बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन है तो कम कर देंगे। तो टू करेक्ट इन्फ्लेशन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, और टू करेक्ट डिफ्लेशन रेपो रेट इज डिक्रीज। तो अगर डिफ्लेशन होगा तो फिर रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा ना। उसका भी लॉजिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एसबीआई को ये पता है कि मैं आरबीआई के पास जब पैसा जमा करवाता हूं तो आरबीआई मुझे इस पे 10% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि आरबीआई को देखा कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों के पास अंधा पैसा आ गया है, मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत है, मतलब लोन को कम करने की जरूरत है। तो क्या करेगी, बोले कि भाई अभी तक हम आपको 10% इंटरेस्ट दे रहे थे, अब हम आपको चलो 15% इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो एसबीआई क्या सोचेगा कि भैया अगर हम यहाँ पे कस्टमर का पैसा, कस्टमर को अगर हम लोन देते हैं तो वहां से हमें मिलता है फॉर एग्जाम्पल 12% का, सॉरी, तो अगर अभी तक जो आरबीआई है वो एसबीआई को प्रोवाइड कर रही थी 10% का इंटरेस्ट, दैट मीन्स वो ये कह रही थी कि अगर एसबीआई आप हमारे पास पैसा जमा रखवाते हो तो बदले में हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे, 10% का इंटरेस्ट देंगे। और मान लो सेम यही इंटरेस्ट था जो कि अगर एसबीआई कस्टमर को लोन देती है तो उसे भी 10% का इंटरेस्ट मिलता था। तब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, चाहे वो लोन लेने आएगा तो वहां दे देंगे, या फिर लोन नहीं लिया जा रहा है तो आरबीआई में रखवा देंगे, दोनों तरफ से सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसबीआई हूँ, मैं अगर कस्टमर को भी लोन देती हूँ तो मुझे वहां से कितना मिलता है, 10% का इंटरेस्ट। अगर सेम अमाउंट में आरबीआई में भी रखवाऊंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी पैसा जाए। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आरबीआई ने कहा कि देखो भैया इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को ठीक करना है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया और कर दिया 15% का। अब ये एसबीआई देख रहा है कि भैया अगर ये पैसा कस्टमर को मिला तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 10%, पर अगर यही पैसा हमने आरबीआई में रखवाया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15%। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि वो कस्टमर को लोन नहीं देगी, तो क्या करेगा, आरबीआई के पास पैसा जमा करवाएगा। इससे होगा क्या कि कस्टमर को लोन मिलेगा नहीं, लोन नहीं मिलेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो वो इस रेट को कम कर देंगे और कहेंगे कि अभी तक हम आपको 10% दे रहे थे, अब हम आपको 5% ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो अगर आप हमारे पास जमा करवाओगे तो हम आपको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट देंगे ना। अगर मैं एसबीआई हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैंने आरबीआई को पैसा दिया तो 5% मिलेगा, और अगर मैंने कस्टमर को दिया तो 10% मिलेगा। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि मैं आरबीआई के पास अपना पैसा नहीं रखवाऊंगी और सारा लोन मैं किसे दूंगी, कस्टमर को दूंगी। इसका मतलब कस्टमर को जो लोन अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो कस्टमर का लोन बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो डिफ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो याद क्या करना है, इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कैश रिजर्व रेशियो। हम पढ़ के आए हैं ये तो ऑलरेडी। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, द रेट डिटरमाइंड बाय आरबीआई एंड केप्ट बाय द आरबीआई। तो टोटल डिपॉजिट का वो रेट जो कि आरबीआई खुद बताता है कि इतना परसेंट रखो और ये हमारे पास भिजवाओ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिपॉजिट आया है 10,000 रुपए और आरबीआई ने रेट बोला हुआ है 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 1,000 रुपए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रही है कि 1,000 रुपए आप इसमें से निकालो और मेरे पास रखवाओ। तो टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज जो आपको आरबीआई के पास भिजवाना होता है उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
नाउ अगेन अगर इन्फ्लेशन होता है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है. इन केस ऑफ इन्फ्लेशन CRR इज इंक्रीज्ड, इन केस ऑफ डिफ्लेशन इट इज रिड्यूस्ड. इन्फ्लेशन हो तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन हो तो कम कर दो. नाउ अगेन क्या लॉजिक है, अगर अभी तक हम ये बोल रहे थे कि भाई आपके पास अगर 10,000 का डिपॉजिट आ रहा है तो आरबीआई के पास आपको कितना भिजवाना रहेगा, 1,000 रुपए. और अगर आपने आरबीआई के पास सिर्फ हजार भिजवाए हैं तो आप लोन कितना दे सकते हो, 9,000. अगर आपके पास 10,000 थे जिसमें से 1,000 आरबीआई लेकर गई तो आपके पास बचा कितना पब्लिक को देने के लिए, 9,000 रुपए. तो आप उसका लोन प्रोवाइड करोगे. अभी अगर सरकार को दिख रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो इस रेट को बढ़ा देगा, कहेगा कि अब हमारे पास 2,000 रखवाओ. अब अगर आपने 2,000 वहां रखवाया तो लोन कितना दे पाओगे, 8,000. मतलब लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो अपने आप इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाएगा. बट अगर तो डिफ्लेशन है तो इस रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो अभी तक आप 1,000 रखवा रहे थे, अब आरबीआई बोलेगा कि नहीं सिर्फ 500 रुपए ही रखवाओ. तो अगर आपने 500 रुपए रखवाए तो फिर आपके लिए लोन के लिए कितना बचेगा, 9,500 रुपए. अगर आप ज्यादा लोन देने लग जाओगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई के बढ़ते ही डिफ्लेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये भी हम पढ़ चुके हैं. ये वो रेट होता है जो कि डिसाइड तो करता है आरबीआई, पर रखता कौन है, कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है. तो इट इज अ रेट डिटरमाइंड बाय आरबीआई बट विच इज रिक्वायर्ड विथ देमसेल्व्स. कमर्शियल बैंक को अपने पास खुद ही रखना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10,000 का डिपॉजिट आया तो आरबीआई आपको कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगेन इसका 10% मतलब 1,000 रुपए आप लोन में मत देना, या आप अपने पास ही संभाल के रखना. तो अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक आप अपने पास ही 1,000 रुपए रखना. अब अगर आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा. इसका मतलब क्या है, अगेन सेम लॉजिक. अगर इन्फ्लेशन है तो आप क्या बोलेगी कि अपने पास आप 1,000 रुपए मत रखो, आप कम से कम 2,000 रुपए रखो. तो पहले जहां आप 9,000 का लोन दे पा रहे थे अब आप 8,000 का लोन ही दे पाओगे. अगर लोन अमाउंट कम हो रहा है, मनी सप्लाई कम होगी, तो अपने आप इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाएगा. अगर तो डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम करना पड़ेगा, मतलब अब सिर्फ 500 रुपए रखने पड़ेंगे. 500 रुपए रखे तो आप लोन ज्यादा दे पाओगे, 9,500. लोन अमाउंट बढ़ते ही मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई के बढ़ते ही डिफ्लेशन सॉल्व हो जाता है. यहां तक तो आई होप कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी. आपको उसका मतलब बताना है और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलना है कि इन्फ्लेशन हो तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो. लॉजिक बस आपको याद रखना है इतना सा बस, कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत होती है, डिफ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत होती है. ठीक है, तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक करने के लिए कम कर दो, मतलब रिवर्स कर दो तो ठीक हो जाएगा. लास्ट जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसमें बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा. पहले तो हम बात करते हैं कि होता क्या है. इसका मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई. नाउ समटाइम्स क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट है, उसे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है पर उसे आरबीआई से लोन नहीं चाहिए. वो ये कहता है कि देखो हमारे पास हमारी सिक्योरिटीज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इसे बेचो मार्केट में और फिर हमें ये पैसा प्रोवाइड करो ताकि हमारे पैसों की नीड भी पूरी हो जाए पर हमारे ऊपर कर्जा नहीं आए. तो खुद तो गवर्नमेंट जा नहीं सकती पब्लिक को बेचने के लिए, तो वो क्या करती है, वो आरबीआई से कहती है कि भैया हमारी सिक्योरिटीज लो, और आरबीआई इनके बिहाफ में ये सिक्योरिटीज बेचता है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि अगेन आरबीआई का पब्लिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये बेचेगा कमर्शियल बैंक को ना. कमर्शियल बैंक को अगर खुद प्रॉफिट कमाना हो तो वो अपने पास रखेंगे सिक्योरिटीज. प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि अगर सरकार ने सिक्योरिटीज बेची है अभी तो कुछ पैसा लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लिया है तो वापस कितना लौटाएगी, कम से कम 12,000, तो प्रॉफिट होगा. तो अगर ये आपको प्रॉफिट करना है तो आप अपने पास रखो, वरना आप चाहो तो कस्टमर को भी सिक्योरिटीज बेच सकते हो. तो हम सिर्फ यहाँ तक ही देखते हैं कि कमर्शियल बैंक को ये बेचेगी. ओके, और जब इसके पास भरपूर पैसा हो जाएगा, जब इसको लगेगा कि हाँ हमारे पास पैसा वापस आ चुका है, तो ये पैसा देकर वापस से सिक्योरिटीज खरीद लेगी. ठीक है, तो कभी सिक्योरिटीज बेचती है, कभी सिक्योरिटीज वापस खरीदती है. इसी सेल एंड परचेज को हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन. नाउ अब यहाँ पे बढ़ने और कम होने का नहीं है. अगर आपका इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज. इन्फ्लेशन में सेल किया जाता है, डिफ्लेशन में परचेज किया जाता है. नाउ क्या इसका लॉजिक है कि अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही आरबीआई ये सिक्योरिटीज यहाँ पे बेचेगी, तो सिक्योरिटीज क्या है, कागज का टुकड़ा है, नॉर्मल कागज का टुकड़ा जिसमें सरकार की सेल्स लगी हुई है. ये आपने सिक्योरिटी बेची, बदले में कमर्शियल बैंक क्या देगा, अपना पैसा देगा, तो रुपीस दे देगा. तो अगर पैसा इसने दे दिया मतलब इसके पास पैसा कम हो गया, अब ये लोन नहीं दे पाएगा, और लोन नहीं देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा.
बट अगर डिफ्लेशन है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम है, और मनी सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो डिफ्लेशन में आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करने का मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक वापस सिक्योरिटीज देगी। सिक्योरिटीज अगेन क्या था, कागज का एक टुकड़ा था जिसमें सरकार की साइन की हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज वापस दे रहे हो, ले रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। और अगर तो आपने मनी दे दिया तो उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स वो आगे लोन ज्यादा दे सकते हैं, और लोन ज्यादा देंगे तो अपने आप डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका इन्फ्लेशन है तो सेल करो, डिफ्लेशन है तो परचेज करो। ये थे हमारे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। अभी हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबको एक साथ इम्पैक्ट नहीं करता, कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स को ही इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर बहुत रिचेस्ट पर्सन है, जब वो लोन लेते हैं तो कम अमाउंट में नहीं लेते, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। तो हम सबको टारगेट नहीं करते, हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन या इनस्टेबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें 3 आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ मार्जिन का मतलब क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन। नाउ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है वो चीज जो आप गिरवी रखवाते हो लोन लेने के लिए। तो जो चीज आपने गिरवी रखवाई हुई है उसकी वैल्यू और जितने का आपने लोन लिया है उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, तो ये मुझे फ्री में नहीं मिलेगा, इसके बदले मुझे अपना कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जमीन गिरवी रखवाई है, तो वो जमीन कितने की होनी चाहिए। अगर मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम मुझे जो जमीन है वो 15 लाख रुपए की गिरवी रखवानी पड़ेगी। नाउ रीजन क्या है, क्योंकि बैंक सेफ होना चाहता है ना, कि अगर आपने ये पैसा वापस नहीं किया तो उसके पास एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए जिसे बेचकर वो अपना पैसा रिकवर कर सके। और आपको भी टेंशन होनी चाहिए कि अगर हमने 10 लाख नहीं दिया तो 15 लाख की चीज चले जाएगी, तो आप अपना पैसा दोगे ही वापस, डिफॉल्ट नहीं करोगे। और इनकेस आपने कर भी दिया तो कुछ भी फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कम रेट ज्यादा हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो भी बैंक के पास कम से कम इतना पैसा रिकवर हो ही जाना चाहिए। इसके लिए वो हमेशा आपसे ज्यादा वैल्यू की डिमांड करता है। तो अभी तक क्या था कि आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 15 लाख का आपको एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, मतलब इसमें मार्जिन क्या था, 5 लाख रुपए का, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होगा तो इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन होगा तो कम कर दिया जाएगा, सेम चल रहा है। तो इन्फ्लेशन होगा तो बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाने का मतलब क्या है, अब वो कहेगा कि नहीं भैया मार्जिन 5 का नहीं, अब मार्जिन 10 का होना चाहिए। 10 का मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम 20 लाख रुपए की जमीन आपको गिरवी रखवानी पड़ेगी। दैट मीन्स आपका 10 लाख का क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। इससे होगा क्या, जब आपको दिखेगा कि भैया सिर्फ 10 लाख रुपए के लोन के लिए मुझे 20 लाख के एसेट को गिरवी रखवाना पड़ रहा है, मतलब इतना ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है, तो फिर वो आप नहीं लोगे। आप उस लोन को नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अगर तो डिफ्लेशन है तो इस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख किया जाएगा। दैट मीन्स अब अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो सिर्फ 12 लाख रुपए की चीज आपको गिरवी रखनी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया। इससे होगा क्या कि आपको लगेगा कि अब लोन इजीली मिल रहा है, आपको ज्यादा एसेट गिरवी भी नहीं रखवाना है, कम एसेट रखवा कर भी आप लोन ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा एनकरेज होगे, ज्यादा पैसा उधारी पे लोगे, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन है तो बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो कम कर दो। मार्जिन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कोलेटरल एंड द लोन। फिर आता है सेकेंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नाउ राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ समटाइम्स जब इन्फ्लेशन होता है तो हमें चाहिए होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, और मनी सप्लाई कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन को कम करते हैं। लेकिन अगर हमने लोन कम कर दिया तो कुछ बिल्कुल जरूरतमंद लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर्स या फिर एमएसएमई सेक्टर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, या फिर जिनके ठेले वगैरह होते हैं, वेंडर्स, छोटे मोटे वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें लोन कम करना है तो हम सबका लोन नहीं कम कर देते या सबके लिए डिफिकल्ट नहीं बनाते, हम कुछ स्पेशल सेक्शन के लिए वो चीजें रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो राशनिंग करने का मतलब क्या है, कोटास फिक्स करना। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे पास कोई फार्मर लोन लेने के लिए आएगा तो हम उसे दे देंगे, अगर कोई एमएसएमई वाला आएगा तो उसे देंगे, पर अगर अंबानी अडानी जैसे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे तो हम उन्हें लोन नहीं देंगे। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा अगर टोटल लोन देना है तो इस टोटल में से 80% तो है जो वो एमएसएमई और फार्मर्स को ही मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत लोन हम ब्रिज सेक्शन को देंगे।
तो इससे होगा क्या कि जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और जो अननेसेसरी बड़े बड़े लोग लोन लेते थे वो अमाउंट रिड्यूस होगा, तो इन्फ्लेशन वगैरह भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी इन्फ्लेशन हो तो इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस कोटा को लगा दिया जाता है। डिफ्लेशन हो तो इसे हटा दिया जाता है। लगाने का मतलब क्या है कि अब हमने कहा कि गरीबों को देंगे, अमीरों को नहीं देंगे। हटाने का मतलब क्या है कि अब डिफ्लेशन है, अब तुम्हें पैसा देना ही है, तो अब चाहे कोई भी लेने के लिए आ जाए हम सबको पैसा दे देंगे, ताकि कैसे भी करके मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए। ओके, लास्ट है मोरल सुएशन। नाउ मोरल सुएशन का मतलब होता है इट इज एन एडवाइस गिवन बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, नाउ एडवाइस का मतलब क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले आरबीआई करता है परसुएड, फिर करता है प्रेशराइज, और फिर लेता है डायरेक्ट एक्शन। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब भी कोई इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कॉल करता है, उन्हें परसुएट करता है कि भैया समझो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो अब लोन कम कर दो। तो पहले क्या करेगा, परसुएट करेगा, मनाएगा। इसके बाद भी वो देख रहा है कि कमर्शियल बैंक नहीं सुधरा है, लोन दिए जा रहा है दिए जा रहा है, तो फिर वो उन्हें प्रेशराइज करेगा कि भैया अब आपके पास 1 महीने का टाइम है, कैसे भी करके मनी सप्लाई कम करो, लोन का अमाउंट रिड्यूस कर ही दो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रेशराइज, धमकी देगा। फिर भी नहीं सुने, बिल्कुल ढीठ ही लोग थे, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ताकि उन पे पेनल्टीज लगाई जा सके, या बहुत सीवियर केस हो जाए तो उन्हें आप अपनी शेड्यूल लिस्ट से भी हटा सकते हो, जिससे क्या होगा कि अब आपके पास आरबीआई की बैकिंग नहीं रहेगी। ओके, तो परसुएट, प्रेशराइज, डायरेक्ट एक्शन। सिमिलरली डिफ्लेशन होगा तो भी सेम चीजें होंगी, बट रिवर्स हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई को क्या करना है, लोन को बढ़ाना है। तो पहले वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भैया डिफ्लेशन हो गया है, क्या करो तुम लोग, लोन बढ़ा दो, परसुएट करेगा। नहीं माना तो धमकाएगा कि 1 महीने का टाइम है, कैसे भी करके लोन मार्केट में सप्लाई करो। नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट एक्शन। तो इसमें वो एडवाइस देता है या फिर उन्हें मनाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है सब। सो दैट्स इट, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अभी तक अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आए हों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एट इस स्टेज में जब हमारा चैनल न्यू है, काफी इन्फेंट स्टेज पे है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कंप्लेन हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।